जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज शिल्पा सिंह, वेलकम यू इन इंग्लिश वर्ल्ड। तो जैसा कि आप जानते हैं आज 26 जनवरी है और हमारी एग्जाम के दिन बहुत नज़दीक आते जा रही है। तो हमें अपनी तैयारी को फास्ट करना होगा, रिवीजन को फास्टली करना होगा ताकि अपने पूरे सिलेबस को आप सरसरी निगाह से देख सके और एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सके। तो उसी ख्यालात को लेकर अब हम लोग चलते हैं कि पोएट्री सेक्शंस के एक पोयम पे जिसका नाम है ओड टू ऑटम। ये जो पोयम है ये जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। ओड टू ऑटम जो कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे ओड टू ऑटम का मतलब हुआ, ओड मीन्स होता है गीत, ओड मीन्स हुआ गीत, ऑटम जो जानते ही हैं पतझड़, तो ये पतझड़ की गीत। तो ये जैसे कि वर्ड है ऑटम, ये झट से हमारे दिमाग में आता है क्योंकि हमारे इंडिया में जो ऑटम सीजन को मानते हैं पतझड़ के रूप में मानते हैं, यानी कि फॉल सीजन कहते हैं। तो हमारे दिमाग में आता है कि ये फॉल सीजन है, लेकिन यहाँ पे ओड टू ऑटम पतझड़ की गीत यानी जिसकी गाथा गाई जा रही है, जिसका गुणगान किट्स ने किया है। तो अब हम लोग जॉन किट्स की बायोग्राफी को देखते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1795 में लंदन में हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी वो 23 फरवरी 1821 में रोम में, जो कि इटली में है, वहां हुई थी। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो ट्यूबरक्लोसिस के कारण हुई थी। लोग कहते हैं 26 साल की उम्र में ये इस धरती को छोड़कर चले गए। He was one of the greatest romantic poet and he was interested in boxing and cricket also. इनकी स्कूलिंग क्लार्क्स स्कूल जो कि इनफील्ड में है वहां हुई है। ये स्पेंसर्स की फेरी क्वीन से बहुत प्रभावित हुए और पोयम लिखने की जिज्ञासा को उत्पन्न किए। इनकी पहली जो पोयम थी वो लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर के नाम से जानी गई, जो कि 1814 में पब्लिश हुआ। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट ओड्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओड ऑन अ ग्लेशियर अर्न, ओड ऑन इंडोलेंस, ओड टू साइकी, ओड टू अ नाइटिंगेल एंड ओड टू ऑटम। ये इनके 5 ओड्स हैं। किट्स ने 5 ओड्स लिख रखे हैं, जो कि ओड टू ऑटम जो है, जो हमारा चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है इनका, जो कि 1819 में लिखा गया था और 1820 में पब्लिश हुआ था, यानी कि इट वॉज द लास्ट पोयम ऑफ जॉन किट्स। कुछ और इंपॉर्टेंट पोयम्स हैं इनके, जो कि लामिया, हाइपेरियन एंड इंडाइमियन। इंडाइमियन की वजह से बहुत पॉपुलर और फेमस हुए। ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर, इन्हें प्रकृति से बहुत प्यार था, इसीलिए इन्होंने अपने पोयम में ब्यूटी ऑफ नेचर एंड व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ इट्स इन लाइफ प्रेजेंट किया है अपने। इनकी लाइफ का कुछ रोमांटिक वर्जन है जो कि इन्होंने अपनी लाइन में व्यक्त किया है, और वो जो इंपॉर्टेंट लाइन है इसको बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये एक पॉइंट है। और दूसरा है ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। ये जो 2 फेज है ना, वो रोमांटिक वर्जन ऑफ लाइफ को डिस्क्राइब किया है। ये जो 2 स्टेटमेंट है इसको आप नोट डाउन करेंगे। ये कुछ इनकी पॉइंट्स है जिसको आप नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है या फिर आप मॉडल सेट देख रहे होंगे तो उसमें ये मैच द फॉलोइंग में इनके ये ओड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैच द फॉलोइंग में आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है इनका ओड। तो ये सारा पॉइंट आप नोट डाउन कर लेंगे अपने कॉपी में, बुक में भी है तो एक बार देख लेंगे। तो आते हैं पोयम की तरफ, ओड टू ऑटम। ये जो पोयम है वो 3 स्टेंजाज में डिवाइडेड है और ईच स्टेंजा कंटेन्स 11 लाइन्स, यानी कि हर एक स्टेंजा में 11 लाइन्स दिए हुए हैं। तो टोटल 33 लाइन का ये पोयम है। तो हम लोग स्टेंजा वाइज का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पोयम स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो स्टेंजाज दी हुई है इस पोयम में वो आपस में कोरिलेट तो है, लेकिन अपने अपने व्यू पे है। अगर इसका कनेक्शन मिलाएंगे तो कोई मैच दिखेगा नहीं आपको, लेकिन कहीं ना कहीं ये रिलेटेड तो है ही। तो अब हम लोग स्टेंजाज वाइज इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। फर्स्ट स्टेंजा है इसका, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, close bosom friend of the maturing sun, conspiring with him how to load and brace, with fruit the vines that round the thatched eave run, to bend with apples the most cottage trees, and fill all fruit with ripeness to the core, to swell the gourd and plumb the hazel sails, with a sweet kernel to set budding more, and still more latter flowers for the bees, until they think warm days will never cease.
for summer has overwhelmed their clancy sail। तो इन लाइंस का हम बस समरी मात्र, एक्सप्लेनेशन मात्र देखेंगे, क्योंकि लाइन बाय लाइन हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे इस पे। हम शॉर्ट समरी इस संज्ञा का देंगे। इन लाइंस के माध्यम से कवि किड्स कहना चाहते हैं कि ये जो सीजन है वो कोहरा यानी कि धुंध का और मीठे फलों का सीजन है। जैसा कि हम लोग ऑटम को देखते हैं कि पतझड़ का सीजन माना जाता है, कवि यहाँ पे पतझड़ को यानी कि ऑटम को फ्रूटफुलनेस सीजन कहा है, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, यानी कि इसकी तारीफ की है। इस पोयम में उन्होंने ऑटम सीजन की तारीफ की है। तो वो कहते हैं कि ये जो सीजन है वो मिस्ट यानी कि कोहरा धुंध का सीजन है, हल्का ठंडक वाली सीजन है, एंड मीठे रसदार फलों वाली सीजन है, एंड क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन। ये जो सीजन है वो सन, मैच्योरिंग सन यानी जो सन मैच्योर हो रहा है। यहाँ मैच्योर होने का मतलब क्या है, जैसे सूर्य वो सूर्योदय होता है, धीरे धीरे सूर्य की रोशनी तीखी होती जाती है जैसे जैसे दिन ढलते जाता है। यहाँ पे जो सन है वो मैच्योर हो रहा है, दैट मीन्स कि सूर्य की किरणें और सूर्य जो है वो डे वाइज आगे तीखा होता जा रहा है, खिलता जा रहा है। तो ये जो ऑटम सीजन है वो मैच्योरिंग सन का क्या है, बोजम फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, फास्ट फ्रेंड है, कॉन्स्पायरिंग विथ हिम। और क्योंकि ऑटम सीजन सूर्य का फास्ट फ्रेंड है, तो जो ऑटम सीजन और सूर्य हैं ये दोनों कॉन्स्पायरिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स कि कानाफूसी कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। ठीक है, क्या बातें कर रहे हैं ये, लोड एंड ब्लेस विथ फ्रूट्स द वाइन्स। वाइन्स यहाँ पे आया है लत्तर के लिए। ये कानाफूसी कर ऑटम सीजन एंड सन आपस में कि लतरों को, जो इस सीजन में लतर सब पेड़ हैं उन्हें लोड कर दो, भर दो, किससे, फलों से। उसे लोड कर दो, उसे भर दो, उसे फलों का आशीर्वाद दे दो, इतना फल उस पर लद जाए कि वो राउंड द थैचेड ईव्स रन, वो लतर जो है वो जो लटक लटक करके दीवारों पर चढ़ी हुई है वो लोडेड होकर के झुकने लगे दीवारों की तरफ। और कवि कहते हैं टू बेंड विथ एप्पल्स, यानी कि जो एप्पल का ट्री है उसमें इतने फल भर दो, इतने एप्पल भर दो, इतना एप्पल उसमें लद जाए जिससे कि वो जो पेड़ है एप्पल का वो कॉटेज के किनारे झुकता नजर आए। और कभी कहते हैं कि ये सिर्फ फल से भरना ही नहीं चाहिए बल्कि इन्हें पूर्ण रूपेण पका होना चाहिए। पूर्ण रूपेण यह फल पक भी जाए, फलों से पेड़ जो है वो लद भी जाए और पूर्ण रूपेण ये पक भी जाए। एंड फील ऑल फ्रूट विथ राइपनेस ऑफ द कोर। कोर जो है वो किनारे का पार्ट नहीं बल्कि फल के अंदर का पार्ट है, यानी कोर यानी अंदर तक वो फल पक जाए। और कहते हैं कवि कि जो गार्ड है, गार्ड मीन्स होती है लौकी, जो गार्ड है वो भी अपना बड़ा रूप ले ले, यानी कि वो मैच्योर हो जाए, वो बड़ा हो जाए। एंड प्लम द हेजल सेल, और जो वो हेजल सेल है यानी कि अखरोट, वो अपने सेंट्रल पार्ट तक, बीच तक विकसित हो जाए। और कभी कहते हैं कि ये सिर्फ फल ही नहीं, फूल भी पेड़ों में इतनी हो जाए, जो उसके बर्ड्स हैं, कलियां हैं, वो खिल करके इस तरीके से हो जाए ताकि मधुमक्खियां जो हैं वो उससे रस ले सके, वो भी अपनी आनंद उठा सके। और वो तब तक उससे रस लेते रहे जब तक कि उनकी जो छत्ता है यानी कि जो मधुमक्खी का छत्ता है वो पूर्ण रूपे न लबालब ना भर जाए, वो इतना परिपूर्ण हो जाए जब तक कि उनका जो वार्म डेज है वो खत्म ना हो जाए। यानी कि गर्मी तो खत्म होकर के तुरंत यहाँ पे ऑटम आई है, तो वो गर्म के दिन बिल्कुल उनके जहन से खत्म ना हो जाए, वो इतना उनका छत्ता जो है मधुमक्खी का वो भर जाए। तो इन शॉर्ट इस संज्ञा का समरी ये हुआ, सारांश ये हुआ कि कवि कहना चाहते हैं कि एक तरफ मिस्ट भी है, दूसरी तरफ सन मैच्योर भी है, यानी कोहरा भी हल्का हल्का हो रहा है, ठंडक भी हल्की हल्की है, और दूसरी तरफ सूर्य की तीखी धूप भी है। तो कवि कहते हैं कि जो ऑटम सीजन है, मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, और जो ये मैच्योरिंग सन है, दोनों का ऐसा इंटरकनेक्शन है जिसमें ऑटम सीजन का विदाउट सन कोई काम होने वाला है नहीं, बिना सूर्य का कोई काम होने वाला नहीं है। यानी तो ये काम से मतलब दैट मीन्स कि यहाँ पे जो फल फूल है वो बिल्कुल मैच्योर हो चुके हैं, बिल्कुल पक चुके हैं, अपने इंटरनल कोर तक पक चुके हैं,
पेड़ जो है वो फलों से लद चुके हैं, फूल भी जो है वो कली से अपना पूर्ण रूप ले चुका है, और इस सबों में मधुमक्खियां भी हैं, वो भी अपने मध के लिए रस फूल से निकाल चुकी हैं तब तक के लिए कि जब तक कि समर ना आ जाए। अगला समर तक इनकी पूरी जो छत्ता है मधुमक्खी की वो भर चुकी है लबालब। इस पूरे दृश्य से कवि ये कहना चाहते हैं कि जो स्टार्टिंग फेज ऑफ ऑटम है वो बहुत खुशनुमा, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। ठीक है, अब अगला जो स्टेंजा है वो इससे बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी नेचर से कनेक्टेड तो है। वो हम जो है वो नेचर से रिलेटेड है, और ये जो पोयम है वो पूरे नेचर से रिलेटेड है, यानी कि ये जो पोयम है वो हमसे रिलेटेड है। और ये हमसे कैसे रिलेटेड है वो पहले स्टेंजा से मैं आपको बताऊं कि जो स्टार्टिंग लाइफ होती है ना पीपल की, वो स्टार्टिंग लाइफ जो होती है वो फुल ऑफ ड्रीम, फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड फुल ऑफ ऑल लव एंड केयर। जो पहला फेज होता है वो बहुत खुशनुमा, आनंद भरा और पूरे केयर और देखभाल से भरा पड़ा होता है। तो ये पहला फेज है जो ऑटम का ना, वो इस तरीके से हमारे लाइफ से कनेक्टेड है, और इस तरीके से वो स्टार्टिंग फेज ऑफ ऑटम है। अब हम सेकेंड फेज में चलते हैं, यानी कि इस पोयम का सेकेंड स्टैंजा। Who hath not seen thee oft amid thy store? Sometimes whoever seeks abroad may find thee sitting careless on a granary floor, thy hair soft lifted by the winnowing wind, or on a half-ribbed furrow sound as sleep, drowsed with the fume of poppies while thy hook spares the next swath and all its twinned flowers, and sometimes like a cleaner thou dost keep steady thy laden head across a brook, or by a cedar press with patience look, thou wast the last oozing hours by hours। तो कवि जो है सेकेंड स्टैंजा के इन पंक्तियों के माध्यम से ऑटम का जो कंपैरिजन है वो एक गॉडेस के साथ किए हैं। ऑटम का जो कंपैरिजन है वो एक गॉडेस लेडी के साथ किए हैं, और इसमें उन्होंने ये बताया है कि तुम्हें कौन नहीं देखा है, कौन नहीं देखा है स्टोर में। यहाँ पे स्टोर जो है वो किस लिए आया है, यहाँ पे स्टोर जो है जो खेतों और खलिहानों में धान का जो स्टोर होता है ना, यहाँ पे स्टोर उसी लिए आया है। जब हार्वेस्टिंग होती है तो खलिहानों में धान के ढेर रखे जाते हैं, तो उसे यहाँ पे कभी स्टोर के रूप में कहा है, और कहते हैं कि तुम्हें, यानी कि ऑटम सीजन को, तुम्हें कौन नहीं देखा है इस स्टोर में। और वो ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हें नहीं भी देखा है इस कंट्री साइड में, इस एरिया के आसपास अगर तुम्हें नहीं भी देखा है, तो यू वर फाउंड सिटिंग केयरलेसली इन द ग्रैनरी फ्लोर, यानी कि अगर तुम्हें नहीं देखा है तो तुम कहां पाई जाओगी, तुम उस ग्रैनरी फ्लोर में, उस बीच में केयरलेसली पड़ी हुई मिलोगी। केयरलेसली यानी कि निपरवाह, लापरवाह, तुम्हें कोई केयर नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, और तुम उस ग्रैनरी फ्लोर में पड़ी हुई मिलोगी। अभी देखिए कैसे चित्रण करते हैं, मतलब कैसा एक कंपैरिजन है, पर्सनिफिकेशन है यहाँ पे। इस पोएम में टोटली पर्सनिफिकेशन है, और वो पर्सनिफाइज कर रहे हैं ऑटम को टू अ गॉडेस लेडी। ऑटम को एक लेडी से कंपेयर कर रहे हैं, और कभी कहते हैं कि दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग वाइंड। यहाँ पे विनोइंग जो है वो ओसाने के लिए आया है, जैसे कि खेतों में खलिहानों में किसान जो है वो अनाज को धूलकन से ओसा करके एक जगह करते हैं। तो यहाँ पे कभी कह रहे हैं कि तुम्हारा जो हेयर है, तुम्हारी जो बालें हैं ना, वो विनोइंग एयर यानी कि जो ओसाने वाली हवा चलती है उससे सॉफ्ट लिफ्टेड, यानी कि उस हवा से उठती हुई नजर आ रही है। और कभी कहते हैं कि उसके बाद तुम क्या हो, उस खेत में, उस खलिहान में एज स्लीप, बेफिक्र, पूरे नींद में तुम सोई हुई हो, मस्त हो, मग्न हो। और कभी कहते हैं कि जो तुम पूरी निद्रा में सोई हुई हो वो उसका कारण है अफीम की सुगंध, यानी कि अफीम के सुगंध से, अफीम के नशे से तुम उस खलिहान में, आधे कटे हुए खेत में, खलिहान में आराम से बेफिक्र तुम पड़ी हुई हो। और कभी कहते हैं कि तुम जब होश में आती हो और वहां पे जो अनाज पड़े हुए हैं उस कुछ अनाज को काट करके अपने सिर पर लेकर के तुम उस छोटे से नाले, यहाँ पे जो ब्रूक आया है वो एक नाला, छोटा सा नाले के लिए आया है, तुम अपने उस सर पे उन कटे हुए अनाज को लेकर के उस ब्रूक को, उस नाले को पार करती हो बाय ए सीडर प्रेस विद पेशेंट ब्रूक, और वहीं पे बैठ करके
एप्पल का जूस गारने वाला जो मशीन है, उसके ड्रॉप को तुम बैठ करके अंत तक देखती हुई नजर आ रही हो, तुम वहां पे बैठ करके उसे निहारती हुई नजर आ रही हो। तो इस सेकंड स्टैंजा में कवि जो है वो ऑटम को एक गॉडेस के रूप में रिप्रेजेंट किया है। उन्होंने कहा है कि जो ऑटम सीजन है यानी जो गॉडेस है ये, वो बिल्कुल मदहोश है, बिल्कुल बेफिक्र है, और उस लैंड में, उस खलिहान में इस तरीके से पड़ी हुई है जैसे मानो उसे कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है। और इस चीजों को सब लोग देख रहे हैं, क्योंकि कवि जो है वो ऑटम सीजन को हमसे कंपेयर किया है ना, तो इस चीजों को वो कह रहे हैं कि सब लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से ऑटम यानी कि जो गॉडेस है वो खलिहानों में बेफिक्र चिंता मग्न लेटी हुई है, जैसे मानो उसे अफीम का गंध लग गया हो और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। उन्होंने ये भी बताया है कि जो विनोइंग एयर है यानी जो किसान हवा चला रहे हैं अपने अनाजों को ओसाने के लिए, फटकने के लिए, वो हवा जो है वो ऑटम यानी गॉडेस के एयर को उठा रही है, उड़ा रही है। तो ओवरऑल कवि ये कहना चाहते हैं कि ये जो सेकेंड फेज है, सेकेंड स्टेज जो है, वो हमारे लाइफ से कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है कि हम जब अपने लाइफ में सब कुछ पा लेते हैं तो हम जो है वो चिंता मुक्त हो जाते हैं, हम इंजॉय करने लगते हैं, हम मदहोश हो जाते हैं अपनी उस इंजॉयमेंट में। ये जो एज होता है वो जवानी का एज होता है, जिसमें हमने जो पकाया था, जो बोया था, अब हम उसे काट रहे हैं, यानी कि हम उसे ले रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से सेकेंड फेज कंप्लीट हुआ। तो अब हम आते हैं थर्ड एसेंजा की ओर। Where are the song of spring? Hey, where are they? Think not of them, thou hast thy music too. While bad cloud bloom the soft dying day, and touch the stubble plains with rosy hue. Then in a baleful chore the small gulls mourn, among the river swallows borne aloft, or sinking as the light wind lifts or dies, and full-grown lambs loud bleat from hilly burn. Hedge crickets sing, and now a treble soft, the red-breast whistles from a garden croft, and gathering swallows twitter in the skies. तो इन लाइंस के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं, Where are the songs of spring? स्प्रिंग के वो गीत कहाँ गए? Where are they? तो वो जहाँ गए उन्हें जाने दो, तेरे सॉन्ग कहाँ गए? कवि कहते हैं कि स्प्रिंग के सॉन्ग है जो सबके लिए प्रिय और लुभावने माने जाते हैं, लेकिन कवि यहाँ पे ऑटम के सॉन्ग की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि स्प्रिंग का ही नहीं, ऑटम का भी जो सॉन्ग है ना वो बहुत रोमांचक और बहुत ही मृदुल और लुभावने होते हैं। कवि कहते हैं कि उसके बारे में नहीं सोचना है, जो स्प्रिंग है उसके बारे में नहीं सोचना है, हमें जो है वो अपनी म्यूजिक के बारे में यानी कि ऑटम को अपनी म्यूजिक के बारे में सोचना है। और कवि कहते हैं कि ये जो बेयर्ड क्लाउड है ये ब्लूम करता है सॉफ्ट डाइंग डे। यहाँ पे सॉफ्ट डाइंग डे जो है वो सूर्यास्त का पल दिखाया गया है, यानी जब सूर्य अस्त होता है तो सॉफ्टली बादल में जब लालिमा आती है तो मानो लगता है कि वो बादल ब्लूम कर रहा है, खिल रहा है। वो जो सीन क्रिएट होता है ना सूर्यास्त का, बहुत ही मनोरम और सुंदर प्रतीत होता है। तो कवि कहते हैं जब सूर्यास्त वाली जो किरण होती है वो बादलों में और खेतों खलिहानों में जो फसल कट चुके हैं वहां पे जो लालिमा छाती है, जैसे लगता है कि मानो गुलाब यानी गुलाबी रंग दिख रहे हों, गुलाब की तरह दिख रहे हों। और उस समय जो हवाएं चलती हैं उसकी वजह से जो नदियों में कलकल और छलछल की ध्वनि उत्पन्न होती है, और जो नदियों में लाइट आता है उस सूर्यास्त के टाइम का, कभी आता है कभी जाता है, तो जो अप्स और डाउन्स दिखाया गया है ना, वो जो दृश्य को इतना खूबसूरत क्रिएट किया जाता है कि मानो वो जो ऑटम सीजन है ना वो एंड तक भी बहुत रोमांचक प्रतीत होता है। इसके आगे यहाँ पे कवि के अनुसार इसके आगे स्प्रिंग भी फेल है, क्योंकि इसकी जो है ना हर पल में अपनी एक ध्वनि उत्पन्न हो रही है। और अगेन कवि कहते हैं कि जो लैंड्स है यानी मेमने जो है वो पहाड़ों और पठारों तरफ घूम रहे हैं, उनकी जो आवाज है, क्योंकि आप देखते हैं जब शाम का टाइम में किसान या जानवरों को रखने वाले लोग अपने जानवरों को लेकर घर तक जाते हैं, वापस घर की ओर चलते हैं, तो उस समय जानवर किस तरह से साउंड निकालते हैं। यहाँ पे शाम के टाइम में जब चिड़िया अपने घोंसलों में जाती है
तो किस तरह से वो आवाज निकालते हुए पंख फड़फड़ाते हुए जाते हैं। तो उस साउंड को कवि जो है ना बहुत इंटरटेनिंग साउंड बताया है, बहुत रोमांचक साउंड बताया है। वो ये भी कहते हैं कि जो रात में हेज क्रिकेट, क्रिकेट से यहाँ पे झिंगुर के आया है, जो क्रिकेट की झंझनाहट है, जो उसकी आवाज आती है झंझन झंझन की, इससे शरीर में अलग ही अनुभव पैदा करती है, अलग ही मनोरंजन क्रिएट करती है। अगेन कवि कहते हैं कि जो रेड ब्रेस्ट बर्ड्स हैं उनकी भी जो साउंड आती है रात में, अचानक से अजीबो गरीब आवाजें आने लगती है, अनेकों पक्षियों की आवाज सुनाई पड़ती है। जो ट्विटरिंग का साउंड है जो आकाशों से, आसपास के एरियाज से, पेड़ों से आती हैं, जो वो मनोरंजन पैदा करती है, एक अलग लेवल पे ले जाती है, कवि को बहुत खुश करती है। यानी कि जो ऑटम का जो लास्ट फेज है, ये जो लास्ट फेज यानी कि एंड ऑफ द ऑटम, तो ये जो कवि कहते हैं कि स्प्रिंग सीजन ही नहीं, ऑटम सीजन भी अपने एंड तक, यानी कि जो ये अंतिम पल है, ये भी म्यूजिक से भरा पड़ा होता है, इंजॉयमेंट से भरा पड़ा होता है। और इसका डायरेक्ट कंपैरिजन जो है ना वो हमारे लाइफ से किए हैं। जैसा कि अभी हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस पोएम का बिल्कुल कनेक्शन, यानी इस नेचर का बिल्कुल कनेक्शन ह्यूमन लाइफ से है। जिसका ये कनेक्टिविटी बताते हुए कवि कहते हैं कि ऑटम यानी कि द डाइंग डे, दैट मीन्स कि स्ट्रगल ऑफ द लाइफ, जो लाइफ में स्ट्रगल करते करते जब लास्ट स्टेज पे आते हैं और फिर जो उसका फल का जो मजा लेते हैं, जो एंजॉयमेंट करते हैं, ये सारे सीन को क्रिएट करके कवि ने बताया है कि लाइफ जो है ना एट एंड आकर खड़ी हो गई है और मजे से भरपूर है, मस्ती से भरपूर है, क्योंकि हम जिंदगी के हर एक क्षण को एंजॉय करते हैं। कवि के अनुसार जो लाइफ है ना वो नेचर और ब्यूटीफुल थीम से बिल्कुल इंटरटेनिंग है, मस्त है। तो इस तरीके से पोएम का समरी हम लोग स्टैंजाज वाइज देख लिए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंजाज पे आएंगे जो कि एग्जाम में आते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, और उससे कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। लास्ट स्टैंजा है स्टैंजा नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके मॉडल सेट में भी वो क्वेश्चन है, ये स्टैंजा दिया हुआ एक्सप्लेन करने के लिए, इससे क्वेश्चंस भी हैं और एग्जाम में भी बहुत बार आ चुके हैं। वेयर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, वेयर आर दे, think not of them, thou hast thy music too, while where clouds bloom the soft dying day and touch the subtle plain with rosy hue। ये पोएम का लाइन है। तो इस स्टैंजा को आप देख लेंगे एक बार सरसरी निगाह से इसको, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी क्रिएट हो सकता है कि व्हाट वाज द कंपैरिजन डिड पोएट डू फ्रॉम दिस स्टैंजा। इस स्टैंजा के माध्यम से कवि ने लाइफ के कौन से फेज को कंपेयर किया है, इसमें उन्होंने क्या बताना चाहा है। तो ये क्वेश्चन इससे आ सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंजा है इस पोएम का। और मोस्ट इंपॉर्टेंट तो इसका समरी लिखने आ सकता है, पोएट और पोएम का नाम मैच ऑफ द फॉलोइंग में करके आ सकता है, और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, उसको भी हम डिस्कस करें। व्हाट फेज ऑफ लाइफ इज सोन बाय सेइंग मैच्योरिंग सन। मैच्योरिंग सन कह करके कवि पीपल के कौन से लाइफ को कंपेयर किया है? लाइफ ऑफ चाइल्डहुड, लाइफ ऑफ हीट, लाइफ ऑफ प्लांट और नन ऑफ द एबव। यानी कि इस चार में से कोई एक ऑप्शन आपको जो सही है उसको चुनना है। तो मैंने आप डिस्कस किया है संज्ञा में, तो आप इस क्वेश्चन को कॉपी पे नोट डाउन करेंगे और आंसर लिखेंगे। अगेन क्वेश्चन है, हु इज द क्लोज फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। इस मैच्योरिंग सन का कौन है जो क्लोज फ्रेंड है? इसका ऑप्शन हम नहीं बोलेंगे, इसको आपको खुद से डन करना है। व्हाट आर द ऑटम एंड द मैच्योरिंग सन कॉन्स्पायरिंग। यहाँ पे ऑटम और मैच्योरिंग सन जो है वो क्या कॉन्स्पायर कर रहे हैं? फर्स्ट संज्ञा में ही दिया हुआ है। ऑप्शंस होगा टू फील द अर्थ विथ फ्रूट्स, फॉर गिविंग मोर रेन, फॉर गिविंग मोर हीट, या नन ऑफ द एबव। हु वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर? ऑप्शन विल बी जॉन डन, जॉन कीट्स, W.B. येट्स या रॉबर्ट ब्रूक। इसमें से कौन जो है वो नेचर के लवर है? अभी पोयम हम लोग पढ़ा है ओड टू ऑटम जो जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है, हमने बोला भी है ही लव्स नेचर मोस्ट। तो ऑप्शन आप चुनेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोगों ने सुना है, तो इसे आप पॉइंट आउट करेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप एक बार सरसरी निगाह से देख लेंगे। तो इस तरीके से इस पोएम का एक्सप्लेनेशन विद समरी कंप्लीट हुआ। और भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो
आपके दिमाग में होंगे उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख डालेंगे। नेक्स्ट वीडियो में उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। और जाने से पहले आप मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियोस आप तक पहुंच पाए और आप इसे देख पाए। थैंक यू, बाय बाय।